Hello everyone, welcome to JG Chemistry. Guys, this is my second video on microwave spectroscopy. In the first video, we learned about the microwave activity of molecules and under which conditions molecules will become active or will become microwave inactive. Also, we learned about how to calculate moment of inertia if the bond length is given. In today's video, we will learn about the classification of molecules, how to calculate the moment of inertia and bond length for the rigid rotational system, and intensity of spectral lines with respect to population of energy levels. Since ये टॉपिक्स आपके CSIR नेट और गेट स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स की उसमें भी देखे गए हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स MSc केमिस्ट्री के हैं साथ में वो प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट गेट, वो भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। टॉपिक ये हमने MSc केमिस्ट्री के सिलेबस से लिया है, तो आप अपनी इसके साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की। क्योंकि हमारा चैनल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बेस पर है, तो हम अपना टॉपिक सारे और उसके कंसेप्ट्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड फॉर देयर स्टडी बाय माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम यहाँ क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है लीनियर मॉलिक्यूल्स। सो बेसिकली यहाँ मॉलिक्यूल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट कैटेगरी है लीनियर मॉलिक्यूल्स। यहाँ हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एंड हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल्स सभी को इस कैटेगरी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं HCl, CO जो कि एक हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, और C मोर देन 2 एटम्स वाले जितने भी हैं, CO है, CO2, C2, H2, ये सभी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर को रखते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है कि 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं विद रिस्पेक्ट टू XYZ एक्सिस, तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए ये तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रिलेशनशिप होगा ये आपको यहाँ लिखना होता है। यहाँ IA जो आपकी विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ और एक्स एक्सिस में जहां हम अज्यूम करते हैं उसमें माना गया है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। बाकी के IB एंड IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे। तो बेसिकली फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स हमको एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। तो आप इसको फिगर में देख सकते हैं। एक हमने यहाँ होमो डायटोमिक और हेट्रो एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल को ड्रॉ किया है, जिसमें कि आप 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं। अलोंग द बॉन्ड जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 रहेगा, देयर इज नो चेंज इन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अदरवाइज B एंड C का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल रहेगा। तो ये एप्लीकेबल है फर्स्ट कैटेगरी के लिए लीनियर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है, आप देख सकते हैं यहाँ एक नोट की जितने भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां कोई भी डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है। ये हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम CH3F या CH3Cl, CCl3H, अमोनिया, BF3 ये सभी मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं इस कैटेगरी में। इसको हम देख सकते हैं क्या रिलेशनशिप है तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। यहाँ IA जो है वो आपका 0 नहीं है, अदरवाइज IB इक्वल टू IC है। तो ये रिलेशनशिप फॉलो होता है ऑल सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए। इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है प्रोलेट सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल, जिसमें कि हमारा आ जाता है पिरामिडल शेप जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे CH3F हो गया, अमोनिया हो गया, CCl3 हाइड्रोजन हो गया, ये सभी प्रोलेट सिमेट्रिकल टॉप कैटेगरी में आएंगे। जहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA है वो लेस देन 0 होता है और IB इज इक्वल टू IC है। तो बेसिकली आपका कुछ नहीं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक मीथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन कर दिया है। अगर हम इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं IA, तो वो काफी निग्लिजिबल रहेगा, इसीलिए लेस देन 0 आएगा इस शेप में। दूसरी जो कैटेगरी है वो है ओब्लेट सिमेट्रिकल टॉप, जहाँ की हमने प्लेनर मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया है, जैसे BF3, BCl3। तो इसमें आपका जो IA रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं IB और IB इक्वल है। IB IC इज
ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे, डबल रहेंगे IA के कंपेयर में। तो BF3 हमारा एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और हम अगर देखें पर आपका जो ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो तीनों ही डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एग्जिस्ट करेगा XYZ। तो लीनियर मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो है स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। यहाँ मीथेन, SF6 कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स कैटेगरी में आते हैं, जो कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसका जो रिलेशनशिप है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC, तीनों ही इक्वल हैं। इसका मतलब यहाँ भी हम एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है इस कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स का। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, काफी हाईली सिमेट्रिकल है ये स्ट्रक्चर, तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स नॉर्मली माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई भी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए हमको उसका कोई रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। फोर्थ कैटेगरी है एसिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल, जिसमें कि वाटर, विनाइल क्लोराइड जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं, जहां की रिलेशनशिप है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का IA इज नॉट इक्वल टू IB इज नॉट इक्वल टू IC, यानी यहाँ पर एसिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेंगे कैलकुलेट करने के लिए, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहेगा। आप देख सकते हैं वाटर का बेंच शेप होता है, तो तीनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन डिफरेंट रहेंगे। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी मार्क्स में मिल सकता है, 4 मार्क्स की कैटेगरी, 5 मार्क्स की कैटेगरी में आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ CO शोज अ सीरीज ऑफ लाइन स्पेस्ड 3.8424 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ CO। यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसमें कि जो लाइन की स्पेसिंग दे रखी है स्पेक्ट्रम में वो दे रखी है, और उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बॉन्ड लेंथ काउंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिजिड रोटेशनल स्पेक्ट्रम किस तरीके से दिखता है। तो आप देख सकते हैं जो ये डायग्राम है, यहाँ पर ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, जहाँ की J रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 और 1 2 3। आप देख सकते हैं ये एनर्जी लेवल में एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, और प्लस माइनस 1 इसका सिलेक्शन रूल होता है। तो आप देख सकते हैं 0 to 1, 1 to 2 दिखाई दे रहा है हमको ट्रांजिशन। और अगर आपने पढ़ा है ये तो उसकी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके एनर्जी इक्वेशन की। तो यहाँ पर 0B, 2B, 6B, 12B एंड 20B आता है। तो आपका जो ये स्पेक्ट्रम दिया हुआ है नीचे, इसमें कि फर्स्ट लाइन 2B दे रखा है जो कि डिफरेंस है 2B माइनस 0, सेकेंड लाइन 6B माइनस 2B इज 4B, 12B माइनस 6B 6B, इस तरीके से इन्होंने लाइन्स स्पेक्ट्रम में मिली हैं हमको ईच ट्रांजिशन के लिए। यहाँ दिया हुआ है कि सीरीज ऑफ लाइन स्पेस्ड मीन्स ये जितनी भी लाइंस हैं उनकी बीच की स्पेसिंग दे रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच की स्पेसिंग क्या है, 4B माइनस 2B इज 2B। इसी तरीके से आप देखते हैं सेकंड एंड थर्ड लाइन की बीच की स्पेसिंग, उसमें भी 6B माइनस 4B 2B आता है। थर्ड एंड फोर्थ लाइन की स्पेसिंग भी देखेंगे तो वहां भी 8B माइनस 6B 2B आता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि लाइन की जो स्पेसिंग है वो कांस्टेंट है, 2B है। तो जो हमें डेटा दिया हुआ है प्रॉब्लम में, वो डेटा हमें दे रखा है सीरीज ऑफ लाइन स्पेस्ड, मींस हमको जो डेटा दिया है वो है 2B। 2B हमको गिवन है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे B, और अब हमें क्योंकि B मिल गया है जिसका रोटेशनल कांस्टेंट होता है पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, उसके बेसिस पे अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बाउंड लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि B का जो रिलेशनशिप है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वो ये है, B इज इक्वल टू H ओवर 8 पाई स्क्वायर IC, जहाँ पर H जो है आपका वो प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड होता है। हम यहाँ SI यूनिट्स में लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम यहाँ सेंटीमीटर में लेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि हमारा जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो हमारा पर सेंटीमीटर में है। यूनिट्स यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट कन्वर्जन
करना होगा, नहीं तो आपकी वैल्यूज रॉन्ग आएंगी। इसीलिए आप यूनिट्स को साथ में लिखते जाइएगा वैल्यूज के साथ साथ, क्योंकि हमको कैंसिल आउट करना होगा। तो क्योंकि हमको यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, हम फॉर्मूला को उसके टर्म्स में ले आते हैं, वैल्यूज रखते हैं अलॉन्ग विद यूनिट्स। बी हम बाद में रखेंगे, पहले हम सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर सेकेंड को कैंसिल आउट कर देता है, तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आती है कांस्टेंट की कैलकुलेट करके केजी मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगर आप ऊपर ले जाते हैं। बी की वैल्यू आपको गिवन है, तो बी आपका यहाँ पर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ 3.8424 जो मैंने लिखा है ये 2b की वैल्यू है, तो आपको डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, तो आप को करेक्ट वैल्यू रखनी है यहाँ। उसके बाद आप अगर करेक्ट वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं तो आईसीओ का जो वैल्यू आएगा आपका 14.5695 इंटू 10⁻⁻14 केजी मीटर स्क्वायर आता है। यहाँ पर सेंटीमीटर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो यूनिट रहती है वो केजी मीटर स्क्वायर रहती है। आप वो यूनिट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू म्यू आर नॉट स्क्वायर होता है। म्यू हमारा रिड्यूस मास है, जिसकी वैल्यू हमारा केजी हो गया, यहाँ आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, तो केजी मीटर स्क्वायर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमने फॉर्मूला इसलिए रखा है क्योंकि हमें बॉन्ड लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। आई हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू अब हमको कैलकुलेट करना है सीओ का। तो हम म्यू के लिए आपका ये फॉर्मूला रख सकते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 1 and 2 कार्बन एंड ऑक्सीजन है, उसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें जो मास मिलेगा रिड्यूस मास वो ग्राम में आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो कार्बन का मास हो गया 12, ऑक्सीजन का 16। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो रिड्यूस मास आपका निकल के आता है 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है केजी में, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻3 केजी। तो आप इसको फाइनली रिड्यूस मास कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आएगा 11.385 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अब हमारे पास रिड्यूस मास की भी वैल्यू है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी है, तो हम अपने फॉर्मूले में बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज रखकर। या रिमेंबर आपको यूनिट्स रखना है केजी मीटर स्क्वायर। रिड्यूस मास हमने केजी में कैलकुलेट किया है, कैंसिल आउट करता है, हमें जो आंसर मिलेगा बॉन्ड लेंथ का वो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, फाइनली हमको आर कैलकुलेट करना है, तो हमको मिलता है 1.131 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्योंकि हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हम लिख सकते हैं आर, जो कि एक बॉन्ड लेंथ है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 1.131 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से आप इस रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रिजिड रोटेशनल स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्टली प्रैक्टिस करनी होगी, कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपकी एक भी सिंगल मिस्टेक आपको रॉन्ग आंसर ले जा सकती है। तो आप इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नॉर्मली 5 to 6 मार्क्स कैटेगरी का है एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। फाइनली हमारा क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशंस फॉर पॉपुलेशन ऑफ एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एंड इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये जो क्वेश्चन है ये भी एक एमएससी केमिस्ट्री के फाइनल पेपर का है, जहां पर ये क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स कैटेगरी का दिया होता है। तो हम देखेंगे किस तरीके से इस आंसर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होता है कि इंटेंसिटी जो भी एक स्पेक्ट्रल लाइन की होती, स्पेक्ट्रम की होती है, वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। और पॉपुलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हायर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोर इंटेंसिटी विल बी देयर। तो यहाँ 2 फैक्टर्स हैं जो कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन गवर्न करते हैं। फर्स्ट है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ईच एनर्जी लेवल इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम। आपके पास फॉर्मूला है NJ डिवाइडेड बाय N नॉट, जहाँ NJ आपके अपर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करेगा, N नॉट जो है वो ग्राउंड एनर्जी लेवल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करेगा, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -EJ डिवाइडेड बाय KT, जहाँ के एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। आप
अगर एनर्जी के टर्म्स को ओपन करते हैं तो यही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Ng डिवाइडेड बाय एन नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बी एच सी जे जे प्लस वन डिवाइडेड बाई के टी, जहां बी रोटेशनल कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, जे है आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दी हुई है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, टेम्परेचर आपका केल्विन में लिखेंगे 300। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी यूनिट्स हैं आपस में एक दूसरे को सब कैंसिल कर देंगी फॉर्मूले में रखने के बाद, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी आती है सेपरेटली कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप इस फॉर्मूले को रख सकते हैं जहां वो आपको बोल सकते हैं 0 to 1 ट्रांजिशन के लिए, तो आप 1 जे के लिए रख सकते हैं और 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ जो जे आएगा उसकी वैल्यू 1 रख के बी कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन होगा, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो विद रेस्पेक्ट टू जे वैल्यू जैसे हमारी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे कम होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे जे वैल्यू इंक्रीज होती है। आगे हम देखेंगे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गो टू द अपर लेवल। सेकेंड फैक्टर है जो इंटेंसिटी को गवर्न करता है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर एनर्जी स्टेट विच हैव द सेम एनर्जी, डीजेनरेसी कहते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पर जहाँ आप एनर्जी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। P यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, P इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है P इज इक्वल टू अंडर रूट 2EI। यहाँ E हमारा एनर्जी जूल्स में है जिसका की फॉर्मूला होता है h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस 1। तो अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को इस तरीके से 2EI का टर्म लेके तो हमारे पास मिलता है जे जे प्लस 1 h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो हमको मिलता है अंडर रूट जे जे प्लस 1 h डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल टू है अंडर रूट जे जे प्लस 1 यूनिट्स। तो ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला है जिसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं डीजेनरेसी का एंगुलर मोमेंटम। we'll see it by example. let's say आपके पास J is equal to 1 है एनर्जी लेवल, जिसके के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम जहाँ J की वैल्यू 1 रखकर 1.14 आता है। क्योंकि एक पी क्वांटाइज्ड वैल्यू है तो इसके 3 डायरेक्शंस में जा सकता है ये, -1 0 एंड +1। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं 0 -1 +1। तो ये डीजेनरेसी है 1 की जहाँ 3 एनर्जी रोटेशन पॉसिबल्स हैं इसके विद सिमिलर एनर्जी लेवल। तो नंबर ऑफ डीजेनरेसी जो होगा उसका फॉर्मूला निकल के आएगा 2J + 1, जहाँ J की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ डीजेनरेसी हमारे पास 3 हो गई, -1 0 1, और ये आपकी 3 डायरेक्शंस हैं जिसमें मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। इसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो हमारा डीजेनरेसी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2J + 1 डीजेनरेसी को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा फर्स्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एक्सप्रेशन -EJ डिवाइडेड बाय KT। तो आप इसमें प्लॉट में देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है आप देख सकते हैं मैक्सिमम लेता है पॉपुलेशन आपका एक पर्टिकुलर J वैल्यू पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 प्लॉट दे रखा है, एक 300 केल्विन टेम्परेचर पर, एक 1000 पे। तो दोनों में डिफरेंस है, जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है 300 to 1000 पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो क्योंकि हमने स्टेटमेंट लिखा था पॉपुलेशन इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पॉपुलेशन डिक्रीजेज एज J वैल्यू इंक्रीजेज। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन
एक पर्टिकुलर वैल्यू जे की आने के बाद डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर जे वैल्यू इंक्रीज होने पर पॉपुलेशन भी हमारी डिक्रीज हो गई है। इस तरीके से पॉपुलेशन हमारी वेरी करती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप इस तरीके से पूरा आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ भी आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको 2 मार्क्स की कैटेगरी में कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिजेनरेसी, जहां आपको j इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है या 1 दिया हुआ है, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इन केस ऑफ 2 आपके पास होगी वैल्यू -2 से +2, तो 5 डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन हो जाएंगे जो आप ड्रॉ कर सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो एक क्वेश्चन सेपरेटली बनता है नंबर ऑफ डिजेनरेसी पर, एक क्वेश्चन सेपरेट बनता है नंबर ऑफ पॉपुलेशंस पर, और एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है स्पेक्ट्रल लाइंस पर, जहां आप दोनों ही फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों ही कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, रिलेटेड टू इंटेंसिटी, related to rigid rotational, calculation of moment of inertia and bond length, and classification of molecules. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट्स लर्न करेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का। टिल देन हैप्पी लर्निंग।